अम्मी जान कहती थी कि जोड़े तो आसमानों में बनते हैं, बट वेट, जोड़े तो फिजिक्स में भी बनते हैं। जी हाँ, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ कपल, आई एम टॉकिंग अबाउट द कपल विच यू विल लर्न इन फिजिक्स। जी हाँ, सो वी हैव अ लेसन ऑन कपल, बट नॉट दैट कपल, एंड दिस कपल इज कपल ऑफ टॉर्क। सो गाइस, आप सब ने ड्राइविंग की होगी, नहीं तो सफ़र ज़रूर किया होगा। अब चाहे वो कार हो, बस हो या ट्रक हो, इन सब को चलाने के लिए हमें स्टीयरिंग की ज़रूरत पड़ती है, और स्टीयरिंग ही होता है जो हमारी कार या व्हीकल को कंट्रोल करता है। स्टीयरिंग जो होता है वो किस पर्पस पे काम कर रहा है, किस मैकेनिज़्म पे काम कर रहा है, वो मैकेनिज़्म हम आज जानेंगे। ठीक है भाई। अब ये स्टीयरिंग रोटेट करता है। अगर हम एक हाथ से पकड़ के उसको रोटेट कराएंगे, वो जब भी रोटेट करेगा, दोनों हाथों से रोटेट कराएंगे तो वो और ज़्यादा फर्मली, स्ट्रांगली, फास्ट रोटेट करेगा। ठीक है, ग्रिप के साथ रोटेट करेगा। जब हम एक स्टीयरिंग को दोनों हाथों से पकड़ते हैं तो वो दोनों हाथ जो स्टीयरिंग पे फोर्स अप्लाई करते हैं, वो दोनों हाथों की फोर्स स्टीयरिंग पे जो टेंजेंशियल लग रही होती है, वो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस होती हैं। अगर आप इस डायग्राम में गौर करें तो स्टीयरिंग के सेंटर से जो हमने सर्कमफेरेंस या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तक का डिस्टेंस लिया हुआ है, अगर आप देखें तो ये जो डिस्टेंस है, ये टॉर्क की सेंस में जब हम बात करते हैं तो ये वो डिस्टेंस है जिसको मोमेंट आर्म कहते हैं। अच्छा, अब दो ऑपोजिट फोर्सेस जो आपको दिख रही हैं, ये वही दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं जो हम अपने हाथों से लगाते हैं स्टीयरिंग पे, और इस स्टीयरिंग पे दो टॉर्क प्रोड्यूस होते हैं एक ही वक्त में, जो उस स्टीयरिंग को एक ही डायरेक्शन में घुमाते हैं। याद रहे, ये दोनों फोर्सेस इक्वल होती हैं, ऑपोजिट होती हैं, और इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो अलग होता है। और ये दोनों फोर्सेस इस तरह से अप्लाई होती हैं कि जो भी रोटेशन है, यानी अगर स्टीयरिंग है सर्कुलर है तो इसके तो टेंजेंशनल होती हैं, या फिर वो दोनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे से एंटी पैरेलल होती हैं। याद रखा जाए, एंटी पैरेलल। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो यहाँ जो मैकेनिज्म है जिस वजह से हम इस स्टीयरिंग को ऑपरेट कर रहे हैं, वो टॉर्क नहीं है, बल्कि वो कपल ऑफ टॉर्क है। तो हम अब बढ़ेंगे कपल ऑफ टॉर्क की जानिब। एक डेली लाइफ की एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी है, चलिए कुछ फर्दर एग्जांपल। सो लाइकवाइज हियर इन दिस पिक्चर, एक जगह आपको स्टीयरिंग दिखाई दे रहा है जिसको दोनों हाथों से ऑपरेट किया जा रहा है, और दोनों हाथों से लगने वाली फोर्स एंटी पैरेलल हैं, इक्वल हैं, ऑपोजिट हैं, एंड दे आर प्रोड्यूसिंग अ कपल ऑफ टॉर्क, और उस कपल की वजह से हम स्टीयरिंग को रोटेट करा रहे हैं। अच्छा, सिमिलरली राइट साइड पे आपको दिख रहा है एक चेन स्प्रॉकेट, एक साइकिल का पैडल। आप जब बाईसाइकिल राइड करते हैं तो जब आप उसको पैडल देते हैं तो आप अपने दोनों पैरों से पैडल देते हैं। तो दोनों पैरों पे जब आप दोनों पैरों से पैडल करते हैं चेन, तो जो चेन स्प्रॉकेट रोटेट करता है। डेफिनेटली सी बात है, अगर आप एक पैर से पैडल देंगे तो आप उस पर सिंगल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो टॉर्क क्रिएट करेगी। लेकिन अगर आप दोनों पैरों से पैडल देंगे तो आप उस पर कपल ऑफ टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं। तो कपल ऑफ टॉर्क कब आया कि जब आप एक ही ऑब्जेक्ट पे दो एंटी पैरेलल फोर्सेस अप्लाई करें और वो दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन का टॉर्क उस ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस करके उसको फास्ट रोटेट कराएं एज कंपेयर टू अ सिंगल टॉर्क। सो हेयर अगेन द process, the mechanism is couple of torque. So पहली एग्जाम्पल स्टीयरिंग, दूसरी एग्जाम्पल चेन स्प्रॉकेट पैडल ऑफ अ बाईसाइकिल। देन वी मूव फर्दर। सो जब हम कार चलाते हैं तो हमारी कार पंक्चर भी होती है, और पंक्चर होती है तो पंक्चर लगाना भी पड़ता है, और पंक्चर लगाने के लिए हमें अपनी गाड़ी का टायर खोलना भी पड़ता है। हम में से बहुत सौ को नहीं आता तो हमें पंक्चर शॉप पे जाना पड़ता है, और अदरवाइज़ हमें आना चाहिए। तो उस काम को करने के लिए, पंक्चर लगाने के लिए, टायर को खोलने के लिए हमारे पास ये एक किस्म का टूल होता है। ठीक है, प्लस शेप में आपको दिखाई दे रहा है। ये एक किस्म का ड्राइवर है, स्क्रू ड्राइवर है, नट ड्राइवर है, बोल्ट ड्राइवर है, जो बेसिकली क्या कर रहा है, टायर के रिम्स के जो बोल्ट हैं उनको अनबोल्ट कर रहा है। जो
टाइट हैं उनको लूज़ कर रहा है या लूज़ को टाइट कर रहा है। जब हम गाड़ी का टायर निकालते हैं तो उसके लिए हमें इन बोल्ट्स को अनबोल्ट करना पड़ता है या फिर अनटाइट करना पड़ता है या लूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस टूल को हम दोनों हाथों से एक ही डायरेक्शन में घुमाते हैं और वो डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज, जब हमें टायर को खोलना होता है। और जब टायर को लगाना होता है, बोल्ट्स को टाइट करना होता है, तो हम इसी टूल को दोनों हाथों से क्लॉकवाइज घुमाते हैं। अब अगर आप क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो भी आपकी दोनों हाथों की फोर्सेस जो इस टूल पे लग रही हैं वो एंटी पैरेलल हैं, इक्वल हैं एंड अपोजिट हैं। दोनों हाथ आपके हैं तो दोनों हाथों में एक ही जैसी ताकत है, डेफिनेटली सी बात है ना, ऐसा ही होगा। अच्छा जी, तो आपके दोनों हाथों से फोर्स अप्लाई हो रही है, लेकिन एक हाथ से आप नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, दूसरे हाथ से आप ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, और इन दोनों फोर्सेस की वजह से यहाँ दो इक्वल एंड ऑपोजिट टॉर्क्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। आई मीन वो इक्वल एंड ऑपोजिट टॉर्क्स नहीं है, उन टॉर्क की डायरेक्शन तो सेम है, बट वहाँ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस की वजह से इस टूल पे दो किस्म के टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो दोनों टॉर्क उसको एक ही डायरेक्शन में फास्ट रोटेट करा रहे हैं एंड इट इज़ वर्किंग, और वो टायर या उसका रिम खुल रहा है या फिर अगेंस्ट में बंद हो रहा है, ठीक है। तो इसको एक हाथ से भी किया जा सकता है, लेकिन शायद मुश्किल से तो आसानी से जल्दी काम करने के लिए दोनों हाथों से घुमाया जाएगा। तो दोनों हाथों से घुमाने के लिए हम अगेन यहाँ सहारा ले रहे हैं, मदद ले रहे हैं कपल ऑफ टॉर्क की। सो अगेन देयर इज अ मैकेनिज्म ऑफ कपल ऑफ टॉर्क। तो अब इसको भी देख लेते हैं। हम बहुत सी जगहों पे इस टूल को भी यूज़ करते हैं, अपनी अपनी लैंग्वेज में बहुत कुछ कहते हैं इसको, ठीक है। ये भी एक किस्म का जो नट को टाइट करने या नट को लूज़ करने के या काम आता है, या फिर नट ड्राइवर कह सकते हैं आप उसको, नट ड्राइवर, ठीक है। जो आप देख रहे हैं कि नट को टाइट करता है या नट को लूज़ करता है, और उससे हम जो है वो चीज़ों को टाइट करते हैं या लूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ नट को टाइट या लूज़ करने के लिए आप बेसिकली, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में इसको पाना कहते हैं, लेकिन आप इंग्लिश में इसको नट ड्राइवर कह सकते हैं या कोई और नाम जो हो उसका। तो जब आप इसको अपने एक ही हाथ से, बेसिकली इसको ऑपरेट करने के लिए आप एक ही हाथ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आप इसको इसके हैंडल से पकड़ के रोटेट कराते हैं लेफ़्ट वर्ड या राइट वर्ड, तो आप ये देखें कि इस टूल ने इस नट को अपने दो हाथों से पकड़ा हुआ है। तो इसके जो अपने दो हाथ हैं, ये इस नट पे दो तरह की फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, और वो दोनों फोर्सेस एक सर्टेन रोटेशन में, वो दोनों फोर्सेस एक या तो अपवर्ड है या दूसरी डाउनवर्ड है, या एक लेफ्टवर्ड है दूसरी राइटवर्ड है, बट दोनों एक दूसरे के एंटाई पैरेलल हैं। आप इस पर गौर करें, इसके दोनों एंड्स पर गौर करें, और ये देखें कि अगर तो आप इस नट को अपने लिहाज से एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो जो ऊपर वाला इसका पार्ट है टूल का, वो इस पे लेफ़्ट फोर्स अप्लाई करेगा और नीचे वाला राइट फोर्स अप्लाई करेगा, एंड देन देयर विल बी अ कपल ऑफ टॉर्क एंड हैंड्स। एंड नाउ हियर इट कम्स अ वेरी 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 कॉमन एग्जांपल ऑफ कपल, आवर गेट हैंडल और गेट लॉक, whatever you can say, उर्दू में लट्टू बोलते हैं इसको, ओके। सो जब आप इस लट्टू को, इस लॉक को लॉक करने के लिए या गेट को ओपन करने के लिए, तो जब आप इसको घुमाते हैं अपने हाथ से, तो बेसिकली आप इस पे टॉर्क नहीं अप्लाई कर रहे, आप इस पे कपल ऑफ टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जब आप अपने हाथ अपनी मुट्ठी से पकड़ के इसको घुमाते हैं, तो इस पे आपके हाथ के डिफरेंट पार्ट्स की वजह से डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, बट उन सब का जब आप कहीं नेट करेंगे, नेट फोर्सेस करेंगे, तो बेसिकली इस लट्टू पे दो ही नेट एंटाई पैरेलल फोर्सेस अप्लाई हो रही होंगी, जो इसको किसी एक जानिब रोटेट कराएंगी, एंड दैट विल बी बिकॉज ऑफ couple of torque. So hi guys, this is me Abdul Wahab and you are watching Physics Talks with Wahab.
टॉर्क क्या था आप जानते हैं, रोटेशन। कितनी बार बताऊं, खैर आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं अब। तो टॉर्क को ड्राइव करते हुए हम जब डायग्राम बनाते हैं तो ओरिजिन से एक पॉइंट लेते हैं कोई है और उसका एक पोजीशन वेक्टर लेते हैं जब टॉर्क को ड्राइव करते हैं। याद रखना, टॉर्क या तो किसी सिंगल फोर्स की वजह से है या फिर बहुत सारी फोर्सेस के नेट फोर्स की वजह से है। अगेन कि किसी दो पैरेलल या एंटी पैरेलल या इक्वल फोर्सेस की वजह से सिंगल टॉर्क नहीं है। तो टॉर्क सिर्फ एक सिंगल फोर्स या फिर एक नेट फोर्स जो कि सिंगल ही बनेगी तमाम फोर्सेस को मिला के, उनके वजह से है। यहाँ पे कुछ नया है, यहाँ टॉर्क अकेला नहीं है, टॉर्क अपने पार्टनर के साथ है, अपने साथी के साथ है और वो उसके एंटी पैरेलल है और इन दोनों से मिलके कपल ऑफ टॉर्क बनेगा। ठीक है भाई। नाउ सो देखो, कपल मैं बता चुका हूँ बच्चों, अपने जहन से वो वाला कपल निकाल दो और इस वाले कपल को समझो। ठीक है, द सेट ऑफ टू फोर्सेस which are equal in magnitude, दो फोर्सेस जो ताकत में बराबर हों, जैसे आपके दोनों हाथ, आप दोनों हाथ से अभी मैंने बताया था स्टीयरिंग को मूव कर रहे हो, टैप खोल रहे हो, लॉक खोल रहे हो। ठीक है, टैप खोलने में तो खैर आपके दोनों हाथ नहीं हैं, बट स्टीयरिंग में आपके दोनों हाथ हैं और पैडल में दोनों पैर हैं। तो दोनों पैरों की ताकत एक जैसी होगी, दोनों हाथों की ताकत एक जैसी होगी, यानी इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस। ठीक है भाई। अच्छा, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये दो हाथ यूँ मान लो, एक आगे गया और एक पीछे आया। ठीक है, या फिर एक आगे गया और एक पीछे आया। अच्छा स्टेप है, थैंक यू। अच्छा जी, तो दो फोर्सेस जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो एंड नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। देखो ये मार्कर है, ये मान लो इसका एक सेंटर है, ये रही एक फोर्स, ये रही दूसरी फोर्स। यूँ देख लो, इसको मैं यूँ घुमा रहा हूँ, ऐसे ऐसे। इस तरफ से मैं अपवर्ड फोर्स लगा रहा हूँ और इस तरफ से मैं डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा हूँ। बट अगेन ये फोर्स ऊपर जा रही है, ये फोर्स नीचे आ रही है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से कि दोनों फोर्सेस क्या हुई, एंटी पैरेलल। ठीक है, इसी तरह से ये देखिए यहाँ बनाया मैंने, ये रही वो रॉड, ये पेन, ये इसका सेंटर जिसके गिर्द ये ऐसे रोटेट करेगा। एक फोर्स एक एंड पे, दूसरी फोर्स दूसरे एंड पे, बट एंड्स अलग हैं, फोर्सेस की डायरेक्शंस अलग है, फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है। लाइक सेम फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। यू शुड गेट इट। तो एक ऑब्जेक्ट पे एक नहीं दो फोर्सेस लगें और वो दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल हों और अलग अलग पॉइंट्स पे लग रही हों और दोनों एक दूसरे के क्या हों, पैरेलल हों। अगेन ये वाली फोर्स नहीं, ये दोनों फोर्सेस नहीं, ये दोनों फोर्सेस नहीं, बल्कि ये फोर्स और ये फोर्स, ये वाली फोर्स भी नहीं, ये वाली फोर्स भी नहीं, नहीं नहीं, ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स। तो दो फोर्सेस जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हों, ऑपोजिट इन डायरेक्शन हों और अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन पे, यानी कि ये इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे एक्ट कर रही हों, तो कपल बनता है। सो अगेन डेफिनेशन इज क्लियर, द सेट ऑफ टू फोर्सेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड नॉट एक्टिंग अलॉन्ग द सेम लाइन कॉन्स्टिट्यूट्स अ जोड़ा, कपल। ठीक है। अच्छा, तो अब देखो, देख सकते हो यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे ये फोर्स अप्लाई हो रही है तो इसकी पैरेलल फोर्स यहाँ अप्लाई होनी चाहिए।
अगर इसका सेंटर ये है, इसकी पैरेलल फोर्स यहां अप्लाई नहीं हो सकती, ये हो जाएगा सेम लाइन और ये हो जाएंगे डिफरेंट लाइन। तो इसमें क्या बोला, नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन कॉन्स्टिट्यूट्स अ कपल। एग्जाम्पल्स पीछे समझा चुका हूँ, स्टीयरिंग की, पैडल की, लॉक डोर की और आई गेस नट ड्राइवर की। उन सब में यही है कि वहाँ 2 पॉइंट पे एंटी पैरेलल फोर्सेस लगती हैं और वो किसी चीज़ को घुमाती हैं, यूं घुमाती हैं। नल खोलते हो ऐसे खोलते हो, लट्टू ऐसे खोलते हो, बहुत सारी चीज़ों में कपल अप्लाई करते हो, ठीक है। अच्छा, तो ये डेफिनेशन हो गई कपल की, ये एक सिंपल सी डायग्राम होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ समझते हैं पार्टिकल व्यू से कि या जब हम पार्टिकल्स को कंसीडर करते हैं, ठीक है, पूरे ऑब्जेक्ट या रिजिड बॉडी को कंसीडर नहीं कर रहे। जब टॉर्क ड्राइव करते हैं तो एक पार्टिकल एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है भाई। एक पॉइंट ये होगा आपका, ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। तो ओरिजिन से उसका पोजीशन वेक्टर होगा r1। बोलो बच्चों क्या होगा, r1। एक और पॉइंट b, उसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से क्या होगा, r2। बोलो बच्चों क्या, r2, ठीक है। अच्छा, अब दोनों पॉइंट पे फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, बट वो दोनों फोर्सेस सेम इन मैग्नीट्यूड है एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। देखो, इस पॉइंट पे एक फोर्स ये अप्लाई हो रही है ऐसे 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 ऐसे, इसका नाम F है। और दूसरे पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इसी की एंटी पैरेलल ऐसी वाली फोर्स अप्लाई हो रही है ऐसे ऐसे, यानी ये ऐसे और ये ऐसे, यानी ओरिजिन के अबाउट इस पॉइंट पे जो टॉर्क ओरिजिन के अबाउट प्रोड्यूस हो रहा है, इस पॉइंट पे वो फोर्स F की वजह से हो रहा है, या इसको F1 कह दो। और इस पॉइंट पे जो टॉर्क रोटेशन प्रोड्यूस हो रहा है अबाउट दिस ओरिजिन, वो इस फोर्स F माइनस या F2 की वजह से हो रहा है, ठीक है भाई। तो नाउ हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को जॉइंट कर देंगे। कैसे जॉइंट कर देंगे, देखें, जैसे ये डिस्टेंस है r2 और r इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कैसे आएगा, आप यूँ देखें कि आप यहाँ एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, कि यूँ समझें कि इस वेक्टर r2 में ये वाला एक वेक्टर r ऐड हो गया ऐसे। यहाँ पे देखें, यहाँ जो चीज़ लिखी इसको समझें, OA इक्वल टू OB प्लस BA। नाउ व्हाट इज OA? OA, ये OA, ये R1 है ना भाई, ये बराबर है OB, O से लेके B प्लस B से लेके A। ये वेक्टर एडिशन है। वेक्टर एडिशन जैसे कि एक वेक्टर उसमें दूसरा वेक्टर ऐड किया और ये आपका रिजल्टेंट आ गया। तो याद रखो, इसमें वेक्टर R2 में R ऐड हो रहा है तो जवाब में R1 आ रहा है, ऐसे कर रहा है। वेक्टर R2 इसकी हेड से इसकी हेड जॉइंट कर दी और यहाँ हमने क्या रखा, हेड टू टेल रखा। इसका मतलब है यहाँ हम ऐड कर रहे हैं और ये जो वेक्टर है ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। सो लिहाजा वेक्टर R2 में ऐड हो रहा है वेक्टर R और उसका रिजल्टेंट आ रहा है R1। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि हम 2 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो उन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस हुआ वो R हुआ। वो क्या हुआ? R हुआ। चलिए, तो ये आ गया R1 इक्वल टू R2 प्लस R, और यहाँ से अगर आप R निकालेंगे तो ये R क्या होगा? R1 माइनस R2। तो बेसिकली ये जो R है ये इस R1 पोजीशन वेक्टर और R2 पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस है। ये जो R है ये डिफरेंस है, यानी देखें R2 में आने वाला चेंज, आपने R2 में कुछ जमा किया, चेंज लाए तो नतीजा ये आया, लाइक
2 प्लस आर, सो लिहाजा आर इज़ द डिफरेंस ऑफ R1 एंड R2। तो यही वो यूँ मान लें ऑब्जेक्ट है, ये देखें ये वो रॉड है या ये वो ऑब्जेक्ट है जिसके दो पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पैरेलल फोर्सेस ऐसे अप्लाई हो रही हैं, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे जो है वो क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है। हाँ, ये इस ओरिजिन के अबाउट रोटेट नहीं करेगा, ठीक है, इसीलिए कपल में ओरिजिन की लोकेशन मैटर नहीं करती, ये अपने इस सेंटर के अबाउट ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है भाई। अच्छा, अब एक और बात कि ये दो पैरेलल फोर्सेस होती हैं, जैसे कि यहाँ थी हैं, यहाँ इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं मोमेंट आर्म। क्या कहते हैं? मोमेंट आर्म। और वो मोमेंट आर्म शुड बी अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ लिख देता हूँ, शायद आपको दिख जाए। मोमेंट आर्म, जो मोमेंट आर्म होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है भाई। लेकिन इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के दरमियान ये जो डिस्टेंस है, यानी ये जो पैरेलल फोर्सेस के दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर नहीं है। देयर इज दैट एंगल बिटवीन देम, देयर इज दैट एंगल, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस वेक्टर r को ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। क्या करा, इस वेक्टर r को ऐसे ड्रॉप कर दिया, तो ये इस वेक्टर r का x कंपोनेंट, ये इसका y कंपोनेंट। अब जिसके अलोंग ये एंगल थीटा बना हुआ होता है वो कॉस होता है, दूसरा वाला कंपोनेंट साइन होता है। तो भाई ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा r साइन थीटा। और इस r साइन थीटा को नाम दिया d का, और ये d क्या है, d है मोमेंट आर्म। क्या है बच्चों, d क्या है, मोमेंट आर्म। तो याद रखना, मोमेंट आर्म जो होता है वो जो पैरेलल फोर्सेस होती हैं, ठीक है, उनके दरमियान का ऐसा डिस्टेंस होता है, ठीक है। ऐसा डिस्टेंस नहीं होता बल्कि ऐसा डिस्टेंस होता है। अब अगर ऐसा डिस्टेंस है तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बिल्कुल यही करा है कि इनके दरमियान ये इस तरह से था, तो हमने क्या करा है, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट बना दिया है, यूँ मान लें बस, ठीक है भाई। यानी ये जो वेक्टर r है ये इसका एक कंपोनेंट बन जाएगा, और इस कंपोनेंट को नाम देंगे क्या, r साइन थीटा, ठीक है भाई। और वो r साइन थीटा बराबर हो जाएगा d के। तो अब तक हमने यहाँ ये काम किया है, इसको समझना ज़रूरी है। यहाँ तक अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, ठीक है। इसके बाद कुछ कंसिडरेशन करके डेरिवेशन करते हैं इसकी। तो बच्चों ये मैंने लिख दिया है, यहाँ इसको पॉज करके पहले तो ये सारा कुछ कॉपी कर लेना, इसके बाद भी पिक्चर बाकी है भी, ठीक है भाई। अब मैं इसको समझा देता हूँ क्या है इसमें। देखो, लेट अस कंसीडर अ कपल कंपोज्ड ऑफ टू फोर्सेस F एंड माइनस F। ये रही वो फोर्स F जिसको मैंने F1 कह दिया था, दूसरी फोर्स माइनस F। अच्छा, F ही कहना बेहतर है दोनों को, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है भाई। अच्छा, एक्टिंग एट अ पॉइंट A एंड B रेस्पेक्टिवली, ये A पे एक्ट कर रही है, ये B पे एक्ट कर रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ ये जो एंगल थीटा था ये बेसिकली जो है वो ये जो फोर्स हम लगा रहे थे, ठीक है, और F और ये जो पोजीशन वेक्टर R बना है ना, बेसिकली ये इनके दरमियान का एंगल था जो कि 90 डिग्री नहीं था। उसको 90 डिग्री करने के लिए हमने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप करा था, तो वो बात मैंने यहाँ बताई, ठीक है। अच्छा, तो ये बात यहाँ बता दी एज शोन इन फिगर। द मोमेंट ऑफ फोर्स अगेन, मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब होता है टॉर्क। तो जो टॉर्क फोर्स F की वजह से अबाउट द ओरिजिन O होगा, वो क्या होगा, वो होगा τ1, क्या होगा τ1 इक्वल टू R1 क्रॉस F। क्योंकि इससे पहले हम देख चुके हैं कि टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स,
या पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है भाई। अच्छा, वेयर R1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ये रहा भाई पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर R1, ठीक है। नाउ यही काम करते हैं किसके लिए, फोर्स F-2 के लिए, जो कि पॉइंट बी पे लग रही है और इसको अबाउट ओरिजिन रोटेट कराने चाहिए। लेकिन याद रखना कि ना तो ये ऐसे रोटेट करेगा ना ये ऐसे रोटेट करेगा, बल्कि जो नेट रोटेशन होगी वो इस ऑब्जेक्ट में ऐसे रोटेशन होगी, ठीक है। तो इस कपल के लिए ओरिजिन की लोकेशन मैटर नहीं करती, ठीक है, सही। अच्छा, तो यही काम करेंगे। द मोमेंट ऑफ फोर्स F अबाउट द मोमेंट ऑफ फोर्स माइनस एफ की बात कर रहे हैं, ठीक है, अबाउट ओरिजिन O, ठीक है भाई। τ2 R2 क्रॉस F2 दिखना चाहिए, τ2 इक्वल टू R2 क्रॉस F2, वेयर R2 इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B। तो बोलो बच्चों के यहाँ तक बात क्लियर है। क्या करा, इस फोर्स F की वजह से जो अबाउट द ओरिजिन टॉर्क बनेगा, वो जिस भी तरफ बने बहरहाल, क्योंकि इसमें ऐसी कोई रोटेशन नहीं होगी, सिर्फ टॉर्क का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो टॉर्क होगा τ1 और ये जो टॉर्क होगा τ2, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट पे दो टॉर्क अप्लाई होंगे और दोनों टॉर्क हम क्या करेंगे, इनका सम कर लेंगे, इनको जमा कर देंगे दोनों टॉर्क्स को, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट पे दो टॉर्क अप्लाई हो रहे हैं तो हम उनका नेट टॉर्क कर लेंगे। अब वो नेट टॉर्क, अब वो जो दो टॉर्क हो रहे हैं ना, वो दो एंटी पैरेलल फोर्सेस की वजह से हो रहे हैं, तो लिहाजा वहाँ वो कपल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक क्या करा, एक टॉर्क 1 निकाल लिया, टॉर्क 2 निकाल लिया। अब अगले स्टेप में बच्चों क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। ये कॉपी कर लो, ठीक। और अभी तो बच्चों क्या किया जाए कि टोटल मोमेंट ऑफ द टू फोर्सेस निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है भाई। दोनों टॉर्क को जमा कर देंगे। τ1 आपको पता है R1 क्रॉस F था, τ2 R2 क्रॉस माइनस F था। अच्छा भाई, अब यहाँ क्या करा, देखो ये दो टर्म्स हैं, यूँ मान लो ऐसे लिखी हुई है, ठीक है भाई, ये ऐसे लिखी हुई है। इन दोनों में F कॉमन है तो कॉमन कर देंगे। माइनस साइन को यहाँ अगर शिफ्ट कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, और F कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, R1 माइनस R2। बच्चों वाली बात है, कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, तुम्हारे लिए, ठीक है। दोनों में से F कॉमन ले लेंगे और क्या बचेगा, R1 माइनस R2, ठीक है भाई। अब R1 माइनस R2 इससे पहले यहाँ लिखा था कि R1 माइनस R2 बराबर होगा किसके, R के, है ना भाई, क्योंकि इस R1 में से इस R2 को माइनस करेंगे तो ये डिफरेंस आ जाएगा R का, जो कि पहले बता दिया था कि R2 प्लस R बराबर है R1 के, ठीक है भाई। तो R1 माइनस R2 इनका जो डिफरेंस है वो ये डिस्टेंस है R, ठीक है भाई। तो R क्रॉस F, नाउ व्हाट इज R? R इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम B टू, ये रहा भाई, B से A डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। व्हाट इज टॉ? ये टॉ क्या है, टॉ इज द मूवमेंट ऑफ द कपल, नॉट फोर्स, कपल। कौन सा कपल, F और माइनस F, कोई भी कपल ले लो यार, ठीक है, अपने हिसाब से, अपना कपल नहीं लेना, कोई और कपल ले लेना, F और माइनस F, ठीक है भाई। तो उनका जो कपल ऑफ टॉर्क है वो ये टॉ है। नाउ क्या करेंगे, R क्रॉस F को कर देंगे R F साइन थीटा, और करके यूं भी लिख सकते हैं क्या, F R साइन थीटा, ऐसे कर दो भले, क्या R F साइन थीटा को F R साइन थीटा लिख सकते हैं। और आपको पता है ये जो R साइन थीटा है, ये R साइन थीटा क्या है, ये वाला डिस्टेंस है R साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको नाम दिया D, मोमेंट आर्म। ऐसे करना लाजमी है क्योंकि हमने जो डिस्टेंस इस्तेमाल करना है वो R नहीं करना, याद रखना, हमने डिस्टेंस R इस्तेमाल नहीं करना, वो पोजीशन वेक्टर है, हमने मोमेंट आर्म इस्तेमाल करना है। तो लिहाजा ये हो जाएगा R साइन थीटा के बराबर हो जाएगा D के बराबर। तो कपल का फॉर्मूला क्या था, FD, सॉरी टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, FD। मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला भी FD ही है, फ़र्क इतना है कि ये जो F है ये वो कॉमन फोर्स है जो कि मैग्नीट्यूड में सेम थी। ये D क्या है, ये दोनों पैरेलल फोर्सेस के दरमियान का ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डेट्स इट, ठीक है भाई। अच्छा जी, तो अब
क्या होगा कि यहाँ बता दिया D इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन F एंड माइनस F। ठीक है बच्चों, सारी बात यहाँ तक कंप्लीट हो गई। बस अब ये बताना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक स्टेटमेंट लिख देते हैं कि व्हाट इज़ कपल, तो मैं उसको अगले स्टेप में लिख देता हूँ। यहाँ तक आपकी ये डेरिवेशन हो गई कंप्लीट। बस अब हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा स्टेटमेंट में डिफाइन कर देते हैं विद इन सेकेंड्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फोर्सेस ऑफ कपल को मल्टीप्लाई कर दो भाई किससे, डी क्या था, मोमेंट आर्म ऑफ कपल, मोमेंट आर्म ऑफ कपल। अच्छा, टॉर्क में जो मोमेंट आर्म होता है वो ओरिजिन या एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तक का फासला होता है। जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ से फिक्स करके ऐसे घुमा रहा हूँ तो ये डिस्टेंस मोमेंट आर्म है। लेकिन अगर कपल कब होगा कि जब ये यहाँ से फिक्स नहीं है बल्कि यहाँ से फिक्स है और ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इस पर यहाँ भी फोर्स अप्लाई हो रही है, यहाँ भी हो रही है। तो ऐसे में जो मोमेंट आर्म होगा वो ये पूरा डिस्टेंस होगा, यानी दोनों फोर्सेस के दरमियान का ऐसा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो नाउ मोमेंट आर्म ऑफ कपल। नाउ सारी बातें कंप्लीट हो गई, फॉर्मूला भी ड्राइव हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि कपल इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ ओरिजिन। मैंने बता दिया था ये ओरिजिन की लोकेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसकी अपनी रोटेशन है, वो ऐसी रोटेशन होगी इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। तो कपल ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता, ये इसकी ओरिजिन की लोकेशन से इंडिपेंडेंट होता है, एंड दैट्स इट। और जो कुछ भी मैंने इसमें बताया आई होप कि सब कुछ क्लियर होगा, बट जो कुछ भी क्लियर नहीं है तो यू हैव अ राइट टू आस्क अ क्वेश्चन। ठीक है भाई, अच्छा जी। सो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।